जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश चोल साम्राज्य। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस क्लास की ओर। इससे पहले देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा था कनिष्क के अभिलेख, ये थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो इसको आज डन करते हैं। पहले यहाँ पर दिया है रबातक अभिलेख। यह अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्ख कोतल के काफिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। बस इतना याद रखना है कि कनिष्क का रबातक अभिलेख जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। सुर्ख कोतल जगह है और काफिर का किला पहाड़ी का नाम है। आगे दिया है चीर स्तूप लेख। मार्शल ने तक्षशिला में चीर स्तूप लेख को खोजा था। आगे है सोई बिहार लेख। यह कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष का अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत का प्रयोग किया गया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। जेद्दा एवं मणिक्याल अभिलेख, इससे कनिष्क के पंजाब पर अधिकार की पुष्टि होती है। ये जेद्दा और मणिक्याल अभिलेख से पता चलता है। सारनाथ अभिलेख एवं वैशाल कौशाम्बी अभिलेख, इससे कनिष्क के बनारस एवं कौशाम्बी पर अधिकार की पुष्टि होती है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है सांची लेख। इससे मध्य प्रदेश पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। मथुरा लेख कनिष्क द्वारा निर्गत अंतिम अभिलेख था, जिसे अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष उसने जारी किया था। देखिए, कनिष्क ने कुल 23 वर्ष शासन किया था, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो मथुरा लेख इसका अंतिम लेख होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख कनिष्क के द्वारा जारी किया गया अंतिम लेख है, तो मथुरा लेख है। तो दोस्तों, यहाँ पे कनिष्क के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी को संपन्न किया। अब आगे देखेंगे चोल डायनेस्टी के बारे में। यहाँ पर चोल वंश के संस्थापक की बात करेंगे। विजयालय महत्वपूर्ण है। वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। आगे दिए अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए। संस्थापक विजयालय, अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय और वास्तविक संस्थापक है राजराज प्रथम। राजधानी तंजौर है ना, इनकी राजधानी तंजौर होती है। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को चोलों की राजधानी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाई थी। तो ये चीज याद रखना है दोस्तों। देखिए, चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो देखिए प्रतीक चिन्ह टाइगर है। ये भी प्रश्न कई बार बना है और ऐसे भी हम लोगों ने पीछे इसको देख रखा है। जब संगम युग पढ़ रहे थे तो वहां पर भी इनकी चर्चा थोड़ी सी की गई थी। इनकी उप राजधानी है कांची। आवासीय राजधानी है पलाईयराई, है ना। उदयपुर चोलों की प्राचीनतम निवास स्थान है, ये भी प्रश्न बनता है। तंजौर चोलों का उत्कर्ष केंद्र रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह बाघ। देखिए, आपने पीछे ध्वज में देखा था, बाघ इनका राष्ट्रीय चिन्ह होता है। चोल पल्लवों के सामंत थे, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। चोलों के सबसे प्रबल शत्रु थे चालुक्य। जो सबसे इनके महत्वपूर्ण शत्रु थे चालुक्य। चालुक्य कहाँ के? कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। देखिए, चालुक्य 4 थे, आपने पीछे पढ़ रखा है। तो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य इनके प्रबल शत्रु थे। अब यहाँ पर कुछ चोल शासकों के बारे में बताया गया। देखिए, महत्वपूर्ण शासक है विजयालय। इनकी उपाधि की बात करेंगे तो इसके अभिलेखों में से तंजय कुंड तथा परकेसरी कहा गया। 850 ईस्वी के लगभग विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। विजयालय पल्लवों का सामंत था
उसने पल्लव एवं पांड्य दोनों ही राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना कर ली थी। पांड्यों को हराकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। उसने तंजौर में दुर्गा का मंदिर भी बनवाया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तंजौर में दुर्गा का मंदिर बनवाया। किसके सामंत है? पल्लवों के सामंत है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पर दिया आदित्य प्रथम, इनका शासन होता है 871 से 901 7 ईस्वी तक। प्रारंभ में यह पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत था, परंतु बाद में आदित्य ने श्री पुरावियन के युद्ध में अपराजित वर्मन की हत्या कर 890 ईस्वी में तुंड मंडलम पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसी उपलक्ष्य में इसने कोदंड राम की उपाधि भी धारण की है। तो देखिए कोदंड राम ये किसकी उपाधि? ये आदित्य प्रथम की है। इसी समय से चोल पल्लवों का शासन समाप्त कर स्वतंत्र हो गए थे। आदित्य प्रथम के तक्कोलम लेख में एक सूर्य ग्रहण का उल्लेख हुआ है। यह सूर्य ग्रहण 894 से 95 के मध्य पड़ा था। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम का शासन होता है 907 ईस्वी से लेकर 955 ईस्वी तक। परांतक प्रथम ने 1919 ईस्वी एवं 1921 में उत्तर मेरूम से प्राप्त 2 अभिलेखों से में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। देखिए परांतक प्रथम, यहाँ से ग्रामीण प्रशासन का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक परांतक प्रथम था। मतलब सभी प्रकार का जो सत्ता संपन्न शासक था चोल में, वो कौन था? परांतक प्रथम। कुछ इतिहासकार ही इसे चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसने वेल्लूर युद्ध में पांड्य एवं सिंघल राजाओं को की सम्मिलित सेना को हरा दिया था। वेल्लूर का युद्ध होता है जिसमें पांड्य और सिंघल, सिंघल का मतलब जो श्रीलंका वाले हैं, इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और मदरा पर अधिकार कर लिया था। इसी उपलक्ष्य में इसने मदुरै कुंड की उपाधि भी धारण की थी। राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में वीर चोल की उपाधि भी इसने धारण की थी। देखिए जब पांड्य और सिंघल को परास्त करता है तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? मदुरै कुंड। और जब राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करता है तो वीर चोल की उपाधि धारण की। ये परांतक प्रथम की उपाधियां हैं। उसने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर भी असफल आक्रमण किया था। मतलब इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये असफल हो गया था। परांतक प्रथम के ही काल में ऋग्वेद के भाष्यकार वेंकट माधव हुआ करते थे। इनसे शिव की उपासना के लिए द्रव्य सभा का निर्माण करवाया था। इसने चिदम्बरम के शिव मंदिर को स्वर्ण से भर दिया था। आगे दिया परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में तक्कोलम युद्ध में पराजित कर तुंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। इसी उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर के दमनकर्ता की उपाधि धारण की थी। देखिए कृष्ण तृतीय, इसने कांची और तंजौर के दमनकर्ता की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि इसने परांतक प्रथम को हरा दिया था। यहाँ पर दिया गंधरादित्य की पत्नी सोम्बियन महादेवी थी। वह उत्तम चोल की माँ थी। अरिजय का पुत्र परांतक द्वितीय हुआ। देखिए परांतक द्वितीय किसका पुत्र है? अरिजय का पुत्र है। अब यहाँ पे इनका शासन शुरू होता है। परांतक द्वितीय ये 956 से लेकर 973 तक शासन करते हैं। विशेष की बात करेंगे तो प्राचीनतम चोल ताम्रानुशासन ताम्र अभिलेख परांतक द्वितीय के ही हैं। देखिए जो ताम्र अभिलेख मिले हैं चोल के, ये किसके हैं? परांतक द्वितीय के हैं। सुंदर चोल ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। उसकी पत्नी वानमन महादेवी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। आगे दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया तिरुवाल गांडू लेख में परांतक द्वितीय के सुशासन की प्रशंसा में लिखा गया कि वह संसार से बुराई को हटाने के उद्देश्य से ही पैदा हुआ था। परम शैव होते हुए वो बौद्ध धर्म के प्रति उदार था। उसकी प्रशस्ति में भगवान बुद्ध से उसके बलवान और समृद्ध होने की प्रार्थना की गई है। इसके पुत्र आदित्य द्वितीय की हत्या उत्तम चोल ने कर दी थी। आगे दिए अंत में पुत्र वियोग में ही परांतक द्वितीय ने अपने कांची स्थित स्वर्ण प्रसाद में मृत्यु हो गई है। मतलब अपने पुत्र वियोग में इसकी मृत्यु होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे दिया उत्तम चोल। उत्तम चोल के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है? 973 से लेकर 985 तक इनका शासन होता है। चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण एवं रजत सिक्के उत्तम चोल के समकालीन है। परांतक द्वितीय के बाद उत्तम चोल ही राजा बना। वस्तुतः उत्तम चोल ने परांतक द्वितीय को बाध्य किया था कि वह अपने छोटे पुत्र राजकेसरी अरुमोल्ली वर्मन मतलब राजराज प्रथम के स्थान पर उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाए। राजराज प्रथम ने गृह युद्ध से बचने के लिए उत्तम चोल से समझौता कर लिया था। इसके बाद उसके बच्चों के स्थान पर वही राजा बनेगा। वह इस समय से युवराज के पद पर कार्य करने लगा और उत्तम चोल के पश्चात उपरोक्त समझौते के अनुरूप राजा बनते हैं। देखिए उत्तम चोल शक्तिशाली होते हैं, तो इस समय राजराज प्रथम ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उससे समझौता कर लिया था। अब आता है राजराज प्रथम। ये 985 से लेकर के 1014 तक इनका शासन रहता है। इनका मूल नाम होता है अरिमोली वर्मन। इसने राज्याभिषेक के अवसर पर यह उपाधि धारण की थी। इसके बाद यहाँ पे दिए तैलिंग कुलांतक,
कलिंग विजय के उपलक्ष्य में ये उपाधि धारण करता है। सिंगलांतक सिंघल विजय को उपलक्ष्य में ये धारण करता है। इसके बाद ये जयगोंड पांड्य विजय के उपलक्ष्य में ऐसी उपाधि धारण करता है। दोस्तों और आगे यहाँ पर दिया चीनी स्रोतों में राजराज को लोप्स कहा गया है। तो लोप्स किसका नाम है? राजराज का नाम है। चीनी स्रोतों से ऐसा नाम मिलता है। नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार नाम मतलब उपाधि तो इतिहास का संगीत है और इस राजा को यह संगीत बहुत प्यारी थी। वानमन महादेवी का पुत्र अरिमोलीवर्मन राजराज प्रथम के नाम से 985 ईस्वी में चोल की गद्दी पर बैठा। ये तो हम लोगों ने पीछे ही देखा है अभी। इसे चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जिसने चोल को साम्राज्य में बदल दिया। लोक महादेवी, दंत शक्ति, विंटकी राजराज की प्रधान रानी। देखिए इसकी यहाँ पे पत्नियों का नाम दिया जा रहा है, लोक महादेवी, दंत शक्ति, विंटकी। अब यहाँ पर आगे राजराज प्रथम के बारे में बताया गया। इनके जो उपाधि हैं ये गंगकुंड मतलब गंगा घाटी अभियान की सफलता पर उपाधि धारण करते हैं, गंगकुंड। इनका उपनाम की बात करेंगे, इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें दक्षिण का नेपोलियन कहा है। तो देखिए दक्षिण का नेपोलियन याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। राजेंद्र प्रथम योग्य पिता का योग्य पुत्र था। नीलकंठ शास्त्री महोदय राजराज एवं राजेंद्र को उसी सारणी में रखते हैं जिसमें मकदोनिया के फिलिप और सिकंदर महान है। देखिए यहाँ पे जैसे राजराज प्रथम जैसे योग्य था वैसे ही इसका बेटा भी योग्य होता है। राजराज ने अपने जीवन काल में ही मतलब इस बात किया जा रहा है 1012 ईस्वी की राजेंद्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में राजाधिराज प्रथम को युवराज घोषित कर दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात रहा कुछ हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रमुख चोल शासक थे उनके बारे में। अब इनकी अभिलेख के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वीडियो जानबूझकर छोटी रखी जाती है ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, चीज़ें आपको दिक्कत में ना डालें, है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ऑफर ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द ऑफर का लाभ प्राप्त कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।